तो ये आपके आने से पहले हमने बोफोर्स के ऊपर एक खबर की थी। अच्छा। जो मेरे सामने अभी रखी हुई है। अच्छा। इसके अलावा आज हमने मौसम के बारे में जो ठंड है उसके बारे में हमने बात की थी आज। अच्छा। दिल्ली की सर्दी के बारे में, और श्रीनगर में जो डल झील जम गई है उसके बारे में बताया था। और सबसे बड़ी बात रानी ये है कि बिल्कुल जेसिका लाल जैसा जो एक केस है, आरुषि मर्डर केस जी, आज हमने उसको बहुत एक्सप्लेन किया था। और उसमें जो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है, और सीबीआई ने ये कहा कि हमारे पास सबूत नहीं है ये बताने के लिए कि किसने आरुषि को मारा है, तो हम ये केस जो है इसको हम बंद कर रहे हैं। तो जेसिका और आरुषि काफी कुछ मिलता जुलता केस है ये। और आपको याद होगा जेसिका लाल मर्डर केस में भी शुरू में न्याय नहीं मिला था, बाद में फिर मीडिया उसके पीछे पड़ा और उसके बाद दोबारा से उस केस को खोला गया। और यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि सीबीआई ने उस केस को बंद कर दिया है और ये कह दिया है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है, हम नहीं बता सकते किसने मारा है। और अब एक बार फिर से मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया और सारे लोग देश के सब ये जानना चाहते हैं कि आरुषि को आखिरकार मारा किसने, आरुषि की हत्या कैसे हुई, व्हाट वाज द मोटिव, हु वाज द पर्सन बिहाइंड इट। तो ये काफी कुछ आपने इसके बारे में पढ़ा? हाँ, जी। और बहुत ही दुख है इस बात का कि इतनी छोटी सी बच्ची की जान गई। और मैं तो यही चाहूंगी और मैं ये प्रार्थना करूंगी कि आई होप हर सोल रेस्ट इन पीस। और बहुत बुरा लगता है सुनने को कि मतलब हमारे देश में मतलब आरुषि ही नहीं लेकिन कितने सारे बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा होता है। और मेरे ख्याल से आई थिंक बोथ मी एंड विद्या फील रियली सैड अबाउट द होल थिंग, और बहुत ही दुख की बात है। और यही उम्मीद करते हैं कि इस 11 साल ना लगे और इस केस में भी इंसाफ मिल जाए। जी। इनफैक्ट जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगी तो मैं आपसे इस बार आपने एंकरिंग की लेकिन इस फिल्म के बारे में एंकरिंग की, अगली बार हम आपसे बोफोर्स के बारे में, कोटरोकी के बारे में, सीबीआई के बारे में, कुछ पॉलिटिक्स के बारे में आपसे एंकरिंग करवाएंगे। जी। फिलहाल तो हम पॉलिटिक्स से दूर भागेंगे और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे हमारी फिल्म पे। रानी, लेकिन ये बताइए कि जो 2011 अब आया है, 2010 तो हमारा मुन्नी और शीला और इसी के चक्कर में हमारा निकल गया। 2011 में आप क्या? 2011 में होगा जेसिका, मीरा और सबरीना। आमतौर पर दो बड़ी हीरोइंस जब एक फिल्म में काम करती हैं तो थोड़ा थोड़ा क्लैश होता है, बहुत स्पाइसी गॉसिप्स वहां से निकल कर आती हैं। विद्या को रानी से प्रॉब्लम है, रानी को विद्या से प्रॉब्लम है। आपके साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई? हाँ, बहुत प्रॉब्लम्स हुए। पहले तो विद्या से बहुत प्रॉब्लम, पहले चाय इनको मिलती थी। विद्या तुम्हें बताऊंगी तुमको कितना प्रॉब्लम, क्योंकि आज आपको यहाँ से कुछ ना कुछ खबर देके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, बना देते, कोई बात नहीं। सच बताऊं तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। आई थिंक बहुत अलग रोल्स थे हम दोनों। आई थिंक भगवान की दया से बहुत सिक्योर एक्टर्स हैं, तो एक साथ काम करने में मजा आया। और मैं इनकी पहले से फैन रही हूं, तो इनके साथ काम करने में मुझे और भी ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी, क्योंकि ऐसे एक फिल्म में जहां इट्स लार्जली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और दो ही लड़कियां हैं, उसमें अगर सामने रानी मुखर्जी जैसा एक्टर हो तो फिर बात ही क्या है। कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। हमने बहुत कोशिश की झगड़ा करने की, एक दूसरे के बाल नोचने की, गाली गलौज की, लेकिन एक्चुअली हम लोग विग पहने हुए थे तो हमने वो चांस नहीं लिया। पूरा विग खराब किया। नहीं, उसने भी मेरा विग नहीं, एक्चुअली हम लोग दोनों ने क्या कहा कि अगर हम एक दूसरे की विग खींचे तो हमारे दोनों का पोल खुल जाएगा पूरे यूनिट के सामने। तो हम लोग ने एक पैक्ट बनाया कि ना तू मेरे बाल नोचना ना मैं नोचूंगी। हम सिर्फ लोगों को बताएंगे कि हमारे बहुत अच्छे घने केश है। वेरी गुड। आपने अपने रोल में, मैंने सुना है, काफी गाली गलौज भी की है। जी। काफी जो आपने भाषा का इस्तेमाल किया है वो काफी मतलब खराब भाषा है। जी, एक्चुअली मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये जो रोल है रिपोर्टर का, ये इट इज बेसिकली व्हाट माय डायरेक्टर हैज काइंड ऑफ विजुअलाइज्ड। रिपोर्टर ऐसे होते हैं तो सब नहीं, रिपोर्टर ऐसे नहीं होते। आई थिंक इट्स अ बेसिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर। ये कैरेक्टर हमारे फिल्म में एक रिपोर्टर है, लेकिन ये कैरेक्टर एक डॉक्टर भी हो सकती थी, ये कैरेक्टर एक लॉयर भी हो सकती थी, ये कैरेक्टर कुछ भी प्रोफेशन में हो सकती थी, लेकिन वो ऐसे ही होती और वो इसी तरह से बात करती। ये मेरे डायरेक्टर का मानना था कि क्योंकि ये लड़की इस तरह से है, शी इज वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट
एनीथिंग दैट शी डज। वो कोई भी चीज कहती है या बोलती है या जिस चीजों में विश्वास रखती है वो करके रहती है। बहुत ही निडर किस्म की लड़की है, शी इज अ गो गेटर। तो वो चाहते थे कि शी लुक्स वेरी क्लोज टू समबडी हु यू नो इन रियल लाइफ। और जैसे अभी आप भी मतलब मेरे साथ अग्री करेंगे कि आजकल कोई भी मतलब ऑफिस स्पेस में कोई किसी का बॉस नहीं होता, कोई किसी का जूनियर नहीं होता। हम सब एक दूसरे को तू करके बात करते हैं। बहुत ही इनफॉर्मल सा एक कॉन्वर्सेशन होता है। कोई भी एक दूसरे से सर या उस तरीके से बात नहीं करते। सब लोग talk as first name. matlab first name, and they're very casual in their conversation, and that is what my director was trying to bring about with this character. Ki when she is with her colleagues, when she is with her people who she is very close to, she talks to them in a very normal way. There is no situation where she is talking in a formal way. वो बहुत झूठ मतलब लगता है. So it's basically very close to life. It's something that he wanted in the role. और मैंने एज एन एक्टर उनको फॉलो किया और मुझे खास तौर पे बहुत ही मजा आया ये रोल करके. विद्या, बहुत बार जैसे रानी कह रही हैं कि बहुत ईमानदारी से एक्चुअली उन्होंने इस पूरे रोल को पढ़ा और बहुत ईमानदारी से उसको फॉलो किया और निभाया भी. अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि हम जरूरी नहीं है कि उस रोल को बिल्कुल ईमानदारी से ही करें, क्योंकि बहुत बार हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जनता को क्या पसंद है, पब्लिक क्या चाहती है. बेशक से ऐसा होता हो या नहीं होता हो. आप मानती हैं इस बात को कि बहुत बार हम लोग कोई रोल परसीव करते हैं तो उसमें हम ये शेड्स डालते हैं कि जनता को क्या पसंद है? नहीं, जैसे सपोज किसी खास कैरेक्टर को हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा ज्यादा ग्लैमरस बना दो, कि पीपल विल लाइक इट. नहीं, मेरे ख्याल से इट हैज टू बी ट्रू टू द कैरेक्टर. अगर जैसे मीरा गीती का पर्सनालिटी जो है वो ऐसा है कि बहुत मुंहफट है, अग्रेसिव है, तो वो गाली बकती है. आपको भी कुछ गालियां वालियां पड़ी? मुझे इनसे बाद में बताऊंगी. नहीं, पर जैसे आई डोंट थिंक जब आप सिर्फ सेंसेशनलाइज करने के लिए कोई थोड़ा सा ग्लैमर एलिमेंट डाल देते हैं या फिर गाली गलौज जैसे ऐड कर देते हैं तो फिर आप ईमानदारी से काम नहीं करते. एंड देन आई डोंट थिंक इट वर्क्स. कभी कभार फ्लूक में वर्क कर भी जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक इट डजंट वर्क इफ इट्स जस्ट एडेड फॉर द सेक ऑफ बीइंग एडेड. अगर जैसे मैंने इश्किया में किया था, एक बहुत ही अग्रेसिव और मिर्च टाइप ऑफ वुमन का रोल था. वो कम बोलती थी, पर जब बोलती थी तो इतनी तेज तरार की पर गाली भी बकी मैंने. इसीलिए नहीं कि गाली बकना जरूरी था, पर उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी. तो इसीलिए फिर लोगों को अच्छा लगता है. आई थिंक व्हेन यू जस्ट ऐड इट फॉर टू सेंसेशनलाइज इट डजंट वर्क. मैं आपके और पराठों के बीच में और ज्यादा नहीं आऊंगा. आखिरी सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ रानी, हमने आपको हाल ही में हड़ीपा में देखा. आप क्रिकेटर बनी, सरदार जी बन गई थी, अभी टीवी जर्नलिस्ट बनी जी. अब इसके बाद क्या? इसके बाद मैं एक फिल्म कर रही हूँ रीमा काटगी के लिए. शी इज डायरेक्टिंग द फिल्म और आमिर खान के साथ. जी, आमिर के साथ और करीना के साथ. और बहुत ही दिलचस्प कहानी है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट शूटिंग फॉर इट. आपने अभी सिलेक्टिव काम करने के बारे में सोचा है? जब बड़े स्टार बन जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बस 2 साल में एक ही पिक्चर करूंगा बस. जी, मेरा ये मानना है कि जब दर्शक हमें इतना प्यार करते हैं, इतना एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, आई थिंक हमारा फर्ज है कि हम उनके लिए एक अच्छी फिल्म लेकर आए, हम एक अच्छा कैरेक्टर लेकर आए, एक अलग कैरेक्टर लेकर आए, कि कभी हमारे ऑडियंस हमसे ना बोल पड़े कि अरे शी इज डूइंग द सेम काइंड ऑफ फिल्म्स और शी इज डूइंग द सेम रोल्स, कि वो एक तरीके की एक्टिंग कर रही है या एक तरीके की रोल्स कर रही है. आई थिंक मेरा ये मानना है कि जब मैं फिल्म सिलेक्ट करती हूँ तो ये सोच के सिलेक्ट नहीं करती हूँ कि अब मुझे ये फिल्म करना है. मैं इसलिए उसे सिलेक्ट करती हूँ कि मुझे बहुत मजा आएगा इस फिल्म में काम करके. एज एन एक्टर मुझे ये रोल करके एज एन एक्टर आई विल फील चैलेंज्ड गोइंग ऑन द सेट. नॉट दैट आई हैव डन इट बिफोर तो आई विल बी वेरी बोर्ड. फॉर मी टू प्ले अ टीवी जर्नलिस्ट वाज समथिंग वेरी न्यू. इट वाज एक्साइटिंग फॉर मी एज एन एक्टर. और मुझे ये 100% डाउट था ही नहीं कि मेरे दर्शक मुझे इस रोल में पसंद नहीं करेंगे. जिस तरह से रिएक्शंस मुझे मिली है फर्स्ट प्रोमो से, एकदम नजर आता है कि दे आर एंजॉयिंग दिस. सो मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मुझे एक रिएक्शन मिले ऑडियंस से, कि वो मुझे हर तरीके के रोल्स में देखना पसंद करते हैं, कि मैं जब ठुमके भी लगाऊं तो भी अच्छा लगे, जब मैं क्रिकेट में शॉट्स भी मारूं तो भी पसंद करे, जब मैं जर्नलिस्ट बन के एंकरिंग करूं तो भी मुझे पसंद करे. तो मैं
अलग अलग तरीके के रोल्स करना पसंद करती हूँ और ऐसी फिल्म्स करना पसंद करती हूँ जो मैं खुद देखना चाहूँ, क्योंकि तभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑडियंस हूँ और अगर मुझे पसंद आ रहा है तो शायद ऑडियंस को भी पसंद आएगा। आप ऑडियंस के तौर पर रानी मुखर्जी को देखना पसंद करती हैं? आपको मजा आता है? जी। मैं एकदम मॉडेस्ट नहीं बनूंगी और कहूंगी नहीं, जरूर मैं बहुत पसंद करती हूँ। विद्या, आप अपनी साड़ियां बहुत सोच समझकर चुनती हैं। आपकी साड़ियां हमेशा खबरों में बनी रहती हैं। आज विद्या ने ये ऐसी साड़ी पहनी, आज वैसी साड़ी पहनी। फिल्में कैसे चुनती हैं आप? दिल से, जो दिल को अच्छा लगता है वही करती हूँ। ऑफकोर्स स्क्रिप्ट बहुत जरूरी होता है मेरे लिए, सबसे जरूरी होता है, और फिर डायरेक्टर और बैनर भी। पर इस सब के अलावा, इस सबसे ऊपर आई थिंक गट जिस मतलब जो इंस्टिंक्ट है, वो अगर दिल को अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि सब सही होता है, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट, रोल, प्रोड्यूसर, पर मन को कुछ सही नहीं लगता, फिर मैं नहीं करती। आपकी गट फीलिंग सबसे ज्यादा हॉरिबली रॉन्ग कब गई? सच बताऊं, कभी नहीं। अच्छा। इसीलिए मैंने एक दो बार ऐसा हुआ है कि मेरे गट ने मुझसे कहा कि मत करो मत करो मत करो मत करो, पर मैंने जाके किया और वही प्रूव हुआ कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो आई थिंक माई गट हैज ऑलवेज गाइडेड मी करेक्टली। रानी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपकी कभी इनर फीलिंग एक ये आ रही है कि ये पिक्चर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और नहीं, वो तो मतलब इनर फीलिंग तो हमेशा आती रहती है, क्योंकि हमारे अंदर एक आत्मा है जो हमें या तो कोसती रहती है या तो इनकरेज करती है, झंझोड़ती रहती है। लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स अबाउट बीइंग ह्यूमन। I think as a human being you will make your mistakes, you will learn from your mistakes. लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि मैं ज्यादा इस बात पे गौर इम्पोर्टेंस नहीं करती हूँ। आई थिंक आई ट्रीट इट मोर इम्पल्सिवली, कि अगर उस वक्त मुझे एक चीज भा गई तो भा गई, और उसका क्या हशर होता है, इट्स नॉट पर्टिकुलरली ऑल द टाइम बेस्ड ऑन हाउ सक्सेसफुल इट इज, क्योंकि हर चीज को आप सक्सेस और फेलियर के तौर पे नाप नहीं सकते। बहुत बार ऐसा होता है कि यू एंजॉयड डूइंग अ फिल्म बट येट इट डिडंट डू वेल, लेकिन उसकी वजह से मेरा गट इज नॉट रॉन्ग कि मैंने वो फिल्म किया, बट आई एम एज प्राउड ऑफ अ फिल्म विच इज अ फ्लॉप ऑफ माइन और विच इज अ हिट ऑफ माइन। आई एम प्राउड ऑफ बोथ माई फिल्म्स, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके बहुत प्यार से उस फिल्म को बनाया। तो अगर वो नहीं भी चली तो भी वो मेरा गट था और एकदम रॉन्ग नहीं है, क्योंकि आई एंजॉयड शूटिंग फॉर द फिल्म, आई एंजॉयड प्लेइंग द रोल। और अगर हिट हो गई तो मतलब माशाल्लाह, आई थिंक सबकी मेहनत काम आ गई, ऑडियंस को कहानी पसंद आ गई, तो मैं ज्यादा उस बात पे गौर नहीं देती हूँ। आई लाइक टू प्ले इट इम्पल्सिवली एंड आई बिलीव कि अगर जो भी चीज आपके साथ होती है दैट्स फॉर अ रीजन एंड दैट्स फॉर अ मीनिंग, और मैं हर चीज को पॉजिटिवली लेना पसंद करती हूँ। तो अब ये प्रोग्राम आपको खत्म करना होगा, क्योंकि यू आर दी एंकर और हम दोनों आपके मेहमान हैं। लेकिन ये बताइए कि सवाल पूछने में ज्यादा मजा आता है या जवाब देने में ज्यादा मजा आता है? दोनों। तो फिर खत्म कीजिए आप अपना शो और अपने मेहमानों का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि हमें अगले स्टूडियो भी जाना है। थैंक यू विद्या बालन जी, आप आए इस शो पे, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और सुधीर जी, आप भी आए हमारे शो पे, आपने 4 चांद लगा दिया। एंड थैंक यू जितने दर्शक हैं लाइव इंडिया के जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच कि आपने शो देखा और चैनल चेंज नहीं किया, और देखते रहिए लाइव इंडिया और देखते रहिए हमारी फिल्म नो वन किल्ड जेसिका 7 जनवरी 2011। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू।